students. Today we'll start with your fifth poem, that is The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. About the poet, William Wordsworth, 1770-1850, spent most of his life in the Lake District of northern England. Now, what was his birth and death year? He was born in 1770 and he died on 1850. एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने जो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी थी वो कहाँ पे नॉर्दर्न इंग्लैंड में बिताई थी, लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताई थी. एंड द मेनी आवर्स दैट ही स्पेंड वेंडरिंग अबाउट द हिल्स एंड वुड लेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री ऑन द नेचर. अब क्या था कि बिकॉज वो कहाँ पे रह रहे थे, नदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में रह रहे थे, तो ये जो पार्ट था ये क्या था, मॉडर्न वर्ल्ड से या फिर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से, सबसे बहुत सिटी लाइफ से बहुत दूर था. तो बेसिकली उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसके बीच में बिताई है, नेचर के बीच में बिताई है. एंड मैनी आवर्स ही स्पेंड वेंडरिंग अराउंड द हिल्स एंड वुड्स. अब उन जैसा कि मैंने बताया वो कहाँ पे रहना प्रेफर करते थे, वो नेचर के बीच में रहना प्रेफर करते थे. तो वो क्या करते थे, हमेशा उस नेचर के बीच में घूमा करते थे. वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वेंडरिंग यानी कि इधर उधर घूमना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस में बिताते थे, हिल्स में, पहाड़ों में. और वुड्स, यहाँ पे वुड्स का क्या मतलब है, वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट. तो वो कहाँ बिताते थे, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम पहाड़ियों और फॉरेस्ट में, जंगलों में बिताते थे. लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएट्री. और जब वो नेचर में अपना टाइम बिताते थे तो उनकी इमेजिनेशन जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा वाइल्ड रन करती थी. और उसी का रिजल्ट वो किस में दिखता था हमको, उनकी बहुत ही सुंदर पोएट्रीज में दिखता था, जो अक्सर नेचर के बारे में हुआ करती थी. हिज वर्क लिरिकल बेलाड, co-authored with the Coleridge in 1798, is regarded as the beginning of the English Romantic movement. As an English literature student, you must know that there are many moments that English literature has gone through. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे मोमेंट है, बहुत सारी हिस्ट्री है पूरी. तो उसके हिसाब से आपको ये याद रखना चाहिए कि जो वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, रोमांटिक मोमेंट के एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑथर रहे हैं. तो उनकी जो लिरिकल बैलेड है जो उन्होंने किसके साथ लिखी है, उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलके एक लिरिकल बैलेड करके एक पूरी बुक लिखी थी, जिसके अंदर उनकी पोएम्स का कलेक्शन हुआ करता था, जिसको नाम दिया गया था लिरिकल बैलेड. वो उन्होंने कब लिखी है, 1798 में लिखी है. और उस बुक को माना जाता था कि वो क्या है, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का बिगनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है. ही सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर एंड रस्टिक लाइफ. उनकी जो पोएम होती थी वो अक्सर किसके बारे में होती थी, वो नेचर या फिर रस्टिक यानी कि विलेज लाइफ. ठीक है, विलेज लाइफ के बारे में होती थी. ही हेल्ड द व्यू दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी सिंपल एंड नेचुरल. जो वर्ड्सवर्थ थे उनका ये मानना था कि जो पोएम्स की जो लैंग्वेज है, पोएम्स की जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए कि लोग क्या कर सके, उसको ईजिली समझ सके. Now let's start with poem. Let me do a model reading. The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our heart away, a sordid boon. The sea that bears her bosom to the moon, the wind that will be howling at all hours, and are gathered up now like a slipping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It move us not, great God. I would rather be a pagan suckled in the creed, outworn, so might I, standing on the pleasant lea, have simple glints that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his writhed horn. अब जैसा कि हम लोग जब वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो उनकी जो कुछ वर्ड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है. सबसे पहले तो रोमांटिक का मतलब होता है कि लव टूवर्ड्स नेचर. जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं उसमें रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, तो उसमें रोमांटिसिज्म से मतलब होता है कि लव टूवर्ड्स नेचर. नेचर से जो लोगों का प्यार होता है उसको हम रोमांटिसिज्म का नाम देते हैं. तो जितनी भी पोएम जो रोमांटिक राइटर्स ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो उनका लव किसकी तरफ है, नेचर की तरफ है. सेकेंड वर्ड जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है मटेरियलिस्टिक. मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक क्या होता है, मटेरियलिस्टिक इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अस ह्यूमन. हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, जो जिनको मटेरियल चीज़ें पसंद होती है. मटेरियल क्या होता है, सामान है ना. यानी कि जब ऑथर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा होता है तो वो किसकी बात कर रहा होता है, पैसे की बात कर रहा होता है, पावर की बात कर रहा होता है, पोजीशन की बात कर रहा होता है.
तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का ये मानना है कि लोग क्या करें, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे, पैसे के पीछे, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए. I hope materialistic word is clear to you. Now another word that you need to understand is spiritual. Spiritual. Now what is spiritual? Anything that is beyond materialistic world is spiritual world. ठीक है, जो ऑथर है उनका ये मानना है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि अगर आप इस पैसा, पावर, पोजीशन, इन सब से ऊपर उठोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखेगा. एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें ये पैसा, ये है ना, पावर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता. विलियम वर्ड्सवर्थ को वो वर्ल्ड किस में दिखता है, नेचर में दिखता है. स्पिरिचुअल यानी कि वो आपके माइंड, आपके हार्ट दोनों को क्या करता है, एक पीस पहुंचाता है. तो ये सारी चीज़ें आपको किस में दिखेगी, विलियम वर्ड्सवर्थ के इस पोएम में दिखेगी. नाउ व्हाट दिस पोएम इज अबाउट, ये पोएम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ हियर इज टॉकिंग अबाउट द वाइसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन बींग. यहाँ पे जो मेन बात विलियम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है, वाइसेस से भरा हुआ है. ठीक है, वर्ल्ड यानी कि इसमें सब आ गया, जो हम ह्यूमन रह रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं वो, कि वर्ल्ड किससे भरा है, वाइसेस से. वाइसेस, VICES, वाइसेस मतलब दोष से, है ना, प्रॉब्लम से भरा हुआ है. और वो चाहते हैं कि रीडर्स जो हैं, हम यानी कि हम जो उनकी ऑडियंस है वो क्या करें, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक सेकंड के लिए रुकें, इस भागती हुई दुनिया में थोड़ी देर के लिए रुके, ताकि हम क्या एंजॉय कर सके, ताकि जो ये नेचर है, जो ब्यूटी वो हमको देता है, वो उसको हम एंजॉय कर सकें. राइटर चाहता है कि हम एक सेकंड के लिए रुकें और सोचें कि हम ये सब, हम जो इस दौड़ में भाग रहे हैं वो हम क्यों भाग रहे हैं, हम नेचर को एंजॉय करें. ठीक है, सो दिस इज ऑल द पोएम इज अबाउट. लेट्स स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून. यहाँ पे वर्ल्ड की जब वो बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड से यहाँ पे क्या मतलब है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब है. मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि पैसे का मतलब है, पोजीशन का मतलब है, पोजीशन यानी कि चीज़ों को पाने की चाह. ठीक है, तो पोजीशन का मतलब है, ये सारी चीज़ें हमको किसमें मिलती है, इस वर्ल्ड में मिलती है. इसलिए उन्होंने वर्ल्ड को यहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ किया है. किसका सिंबल, मटेरियलिस्टिक थिंग्स का सिंबल यूज़ किया है. तो यहाँ पे जब वर्ल्ड की बात कहते हैं ऑथर, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वर्ल्ड से इनका क्या मतलब है. वर्ल्ड से इनका मतलब है पैसा, पावर, पोजीशन. ठीक है, टू मच विथ अस. टू मच विथ अस का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान है वो टू मच यानी कि इन चीज़ों के बारे में कुछ हद से ज़्यादा ही केयर करता है. केयर करता है मतलब कुछ हद से ज़्यादा ही इनको पाने में वो क्या है, बिजी है. सेकंड वो क्या बोल रहे हैं, टू मच, लेट एंड सून. एंड लेट एंड सून हम लोग क्या करें, जल्दी या लेट यानी कि हम बहुत जल्दी. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पास. गेटिंग का मतलब पाना, स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना, वी ले वेस्ट आवर पास. पहले हम इस लाइन को समझेंगे ताकि हम इस लाइन को समझ पाए. वो बोलता है वी ले वेस्ट आवर पास. वो उनका ये मानना है कि ह्यूमन क्या है, एक इंसान के अंदर बहुत सारे पावर्स हैं. अब जो इंसान है वो क्या है, सबको भगवान ने बनाया है, और भगवान ने जितने भी बनाया है उन सब में सबसे ज़्यादा जो समझदार बनाया है वो किसको बनाया है, ह्यूमन को बनाया है. तो उनका मानना है कि ह्यूमन के पास क्या है, पावर्स है, समझने की पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, नॉलेज है, ये सारी क्या है, उनकी पावर है. लेकिन उन पावर से वो क्या कर रहा है, उन पावर्स को वो सिर्फ गेटिंग एंड स्पेंडिंग, उस पावर को वो सिर्फ और सिर्फ मनी, पैसा कमाने में यूज़ कर रहा है. जितना भी हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, जितनी भी हमारे अंदर गुड क्वालिटीज़ है, वो सब हम किस में वेस्ट कर रहे हैं, वो सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पावर पाने के लिए वेस्ट कर रहे हैं. हम लोग इतने ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, हम लोग इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं कि हम अपना पूरा टाइम, हमारा जितना भी पावर है, हमारे पास जितना भी समय होता है, वो हम पैसा कमाने में खर्च कर देते हैं. और जब हम पैसा कमा लेते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं. किस चीज़ के लिए, पोजीशन के लिए, चीज़ों के लिए. हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको अपनी फैसिलिटीज़ के लिए खर्च कर देते हैं, उनको पाने में खर्च कर देते हैं, और उनके लिए फिर क्या करते हैं, उन चीज़ों के पीछे केयर करते हैं. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर. और इस पाने और खर्च करने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा जो पावर है, हमारी जो वैल्यूज़ है, उनको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स.
अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑथर है वो जो पोएट है वो नेचर की बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पे नेचर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, वर्ल्डली थिंग्स से, इन पोजीशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया क्या करने में बिजी है, जहाँ पे पूरी दुनिया इन पोजीशन को पैसा कमाने में बिजी है, वहाँ पे हम लोग क्या नहीं खरीद सकते, भले हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, हम लोग जो ट्रू ब्यूटी है, जो नेचर है, जो भगवान ने हमको एज अ गिफ्ट दिया है, हम चाह के भी उसको नहीं खरीद सकते, ये चीज़ हम कभी भी ओन नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, इस भाग दौड़ की दुनिया में भी नेचर को देख पाते हैं, दैट इज़ आवर्स टू सी। वो क्या बोल रहे हैं कि कोई ब्यूटी को नहीं खरीद सकता, लेकिन ये जो नेचर है वो भगवान ने किसके लिए बनाया है, वो हमारे लिए ही बनाया है। हम उसको खरीद नहीं सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि इस पूरी भागदौड़ की दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, जिनको रियलाइज़ होता है कि नेचर हमारे लिए क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है और कितना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है। वी हैव गिवन आवर हर्ट अवे अ सॉलिड बून। वो बोलते हैं उनको ये होता है कि हमको क्या करना चाहिए, नेचर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आजकल की जो दुनिया है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ग्रीड से, बहुत ज़्यादा लालच से भर चुकी है, और उनका जो पूरा ध्यान होता है वो सिर्फ किसकी तरफ होता है, उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की तरफ, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ये पोजेशंस हैं, ये चीज़ें हैं, उनको पाने में होता है, और वो लोग नेचर को एंजॉय नहीं करते। तो वो बोलते वी हैव गिवन आवर हर्ट अवे, हमने क्या कर दिया है, हमारा दिल सारी इन चीज़ों को, पैसों को दे दिया है। जो क्या है, बून, सॉलिड बून, यानी कि सॉलिड का मीनिंग क्या होता है, सॉलिड का मीनिंग होता है ग्रीडी होना, ठीक है। ग्रीडी इज अ सिनोनिम जो यहाँ पे हम यूज़ हो रहे हैं। एक्चुअल में सॉलिड का मतलब बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो सॉलिड का मतलब होता है ग्रीडी, ठीक है। और बून का मतलब होता है वरदान। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो लोग जो हो रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, वो किसकी तरह है, एक लालची वरदान की तरह है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे, उस समय जो सोशल बैकग्राउंड था वो कैसा था, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो क्या था, अपनी पीक पे था। क्या था, अपनी पीक पे था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उस समय में जो इंडस्ट्री थी वो क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश हो रही थी। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि सारे लोग क्या कर रहे थे, नेचर को ख़त्म कर रहे थे, नेचर की तरफ ना ध्यान रखते हुए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान कर रहे थे। और सबको पता है कि इंडस्ट्री क्या करती है, पॉल्यूशन करती है। और इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के पास क्या आ रहा था, जैसे जैसे इंडस्ट्री आ रही थी वैसे वैसे लोगों के पास पैसा आ रहा था, तो उनमें क्या बढ़ रहा था, ग्रीड बढ़। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने बहुत सार्केस्टिकली बोला है कि ये जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमारे लिए वरदान तो है, लेकिन वो क्या है, एक सॉलिड, एक ग्रीडी वरदान है। इसकी वजह से लोगों में क्या बढ़ गया है, ग्रीड बढ़ गया है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है। सॉलिड बुन, ये क्या है, एक ही वर्ड है, और यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म यूज हुई है वो कौन सी है, ऑक्सीमोरन, OXYMORON। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन इज अ लिटरेरी टर्म वेयर वी यूज टू डिफरेंट थिंग और टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर, ठीक है। जहाँ पे हम दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ लेके आते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक तरफ तो उसको वरदान बोल रहे हैं और एक तरफ उसको ग्रीडी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। तो आपको जब ये पोएम पढ़ रहे हो तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा कि जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ ये पोएम लिख रहे थे, उस समय क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी और सब लोग किसके पीछे भाग रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, और नेचर से क्या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे। और यही रिजल्ट है किसका, इस पोएम का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमको समझाने की कोशिश करी है वो यही बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, कि हम लोग क्या हो चुके हैं, हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, पैसों के पीछे पागल हो चुके हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसको चीज़ें खरीदने में, चीज़ें इकट्ठा करने में, अपने फैसिलिटीज़ के लिए, अपने आराम के लिए उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इस तरह जो हमको, ह्यूमन को जो डिफरेंट करती है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास जो पावर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसों के पीछे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि हाँ, वो किस तरह से नेचर और वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि क्या है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्डली चीज़ों के पीछे, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो जो ट्रू ब्यूटी है,
जो असली ब्यूटी है जो किस में मिलती है, हमको नेचर में मिलती है, उसको इंजॉय कर सकें। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे, उन्होंने क्या कर रखा है, पैसों पे अपना दिल, मतलब पैसों के लिए उन्होंने अपना दिल तक बेच दिया है। हार्ट अवे यानी कि अब उनको सिवाय पैसों के और कुछ भी नहीं दिखता। असॉर्टेड, पैसा किसकी तरह है, एक अभिशाप, मतलब एक वरदान है जो क्या है, उनको और भी ज़्यादा लालची बना रहा है। यही चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ इस पैराग्राफ में हमको समझा रहे हैं। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, जो आने वाले पैराग्राफ में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो टू डिस्क्राइब द ब्यूटीज ऑफ द नेचर, वो हमको डिस्क्राइब करके बताते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो नेचर की ब्यूटीज किस तरह की कैसी हैं, और पीपल एंड हाउ मच पीपल आर मिसिंग आउट, और लोग जो हैं वो कितनी सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, उनके आंखों के सामने से ये चीज़ें क्या होती जाती जा रही हैं, और वो क्यों मिस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर टू कॉट अप ऑन गेटिंग मनी एंड पोजीशन, बिकॉज वो लोग कहाँ बिजी है, बिकॉज वो लोग पैसा कमाने में, पोजीशन पाने में, चीज़ें पाने में बिजी। The sea that bears her bosom to moon, the wind that will be howling at all hours, and are up gathered now like a sleeping flower. For this, for everything, we are out of tune. Now जो ऑथर हैं, सॉरी, नाउ जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे सामने एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, किसकी, नेचर की। वो हमको डिस्क्रिप्टिव वे में वो हमको बताना चाहते हैं कि नेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उन्होंने हमारे सामने क्या क्रिएट करने की कोशिश करी है, एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी है विद द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, personification is a literary figure in which we provide human quality to other being, whether it can be living, whether it can be नॉन लिविंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है द सी, हर। यहाँ पे सी के लिए क्या यूज़ हुआ है, हर यूज़ हुआ है। और हर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हर हम लोग किसी भी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी को क्या दी है, एक ह्यूमन क्वालिटी दी है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको पर्सोनिफिकेशन का यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इजी इमेज हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फीमेल को उन्होंने क्या बताया है, सी को उन्होंने क्या बताया है, सी को उन्होंने फीमेल बताया है। फीमेल से उनका क्या मतलब है, मदर नेचर से मतलब है। जब भी हम नेचर को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मदर की तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। क्यों, क्योंकि मदर का जब हम नेचर डिस्क्राइब करते हैं तो मदर को क्या बोलते हैं हम लोग, गिविंग बोलते हैं ना, कि हमेशा हमको देने वाले इंसान, नर्चरिंग, रखती हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छे तरह से नर्चर, अच्छे तरह से उनको हर चीज़ मिल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं। तो नेचर भी क्या करती है, हम ह्यूमन मदर की तरह है, क्योंकि हमको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है वो हमको कहाँ से मिलती है, नेचर से ही मिलती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सी को किसकी तरह डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे उन्होंने सी को मदर नेचर की तरह डिस्क्राइब किया है, और बताया है कि किस तरह नेचर में, मदर नेचर में और क्या है, सी में और मून में एक कनेक्शन है, एक इंटीमेसी है। The wind that will be howling at all hours and are up gathered now like a sleeping flower. फिर वो सेकंड चीज़ डिस्क्राइब करते हैं विंड को, ठीक है। द विंड दैट विल बी हाउलिंग, यहाँ पे यूज़ क्या वर्ड की यूज़ किया है उन्होंने, हाउलिंग, जो अगेन क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। तो हाउलिंग का मतलब क्या होता है, जो वुल्फ और जो डॉग्स जो हाउल करते हैं, रोने की आवाज़ जो निकालते हैं, उसको हम इंग्लिश में हाउलिंग कहते हैं। तो बताते हैं कि जो विंड्स हैं, जो क्या है, अगेन एक नेचर का पार्ट है, वो क्या करती है, वो जो होती है हमेशा तेज तेज बहती रहती है, हाउल करती है, लाउड लाउड बहती है एट ऑल आवर्स, हमेशा। लेकिन अब जब क्या हो चुका है, रात का समय हो गया है, टू द मून से हमको पहले ही पता है कि ये जो सीन है वो किसका है, नाइट टाइम का सीन है। तो बोल रहे हैं कि वो जो विंड्स है जो हमेशा होल आवर्स, पूरे घंटे बहती रहती है, एंड आर अब गैदर्ड नाउ, लेकिन अब वो क्या हो चुकी है, वो एक साथ गैदर्ड हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, एंड नाउ लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर, और क्या कर रही है, एक फ्लावर की तरह, जो क्या हो जाता है, सो रहा होता है, उसकी तरह वो क्या हो चुकी है, सो रही है, बंद हो रही है। अगेन यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे दो तरह के लिटरेरी फिगर यूज़ हुए हैं, एक तो हाउलिंग जो क्या है पर्सोनिफिकेशन है, और दूसरा यहाँ पे यूज़ हुआ है लाइक, जो कि क्या है, सिमिली है।
सिमिली, सिमिली यानी कि जहाँ पे भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक एंड एस, जहाँ पे भी हम दो चीज़ों के बीच में अंतर या फिर दो चीज़ों के बीच में समानता बताने की कोशिश करते हैं किसकी मदद से, लाइक और एस की मदद से, तो वहाँ पे सिमिली होता है। तो अगेन यहाँ पे ऑथर ने क्या करी है, यहाँ पे ऑथर ने हमारे सामने एक और इमेज, नेचर की एक और सुंदर सी तस्वीर रखी है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो हवाएं जो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती रहती है, ज़ोर ज़ोर से बहती रहती हैं। एक स्ट्रॉन्ग इमेज हमारे सामने क्रिएट करी है। फिर उसी इमेज को सॉफ्टन करते हुए, उसी इमेज को लाइट करते हुए बोलते हैं कि लेकिन वो हवाएं जो ज़ोर ज़ोर से चलती है वो रात होते ही क्या हो गई है, एक साथ इकट्ठा हो गई है, बंद सी हो गई है और किसकी तरह लग रही है, स्लीपिंग फ्लावर्स यानी कि सोए हुए फूलों की तरह लग रही हैं, जो अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने क्या बताया, इस चीज़ का हमको इमेज हमारे सामने की है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। लेकिन यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है, यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि अब क्या हो चुका है, फॉर दिस एंड एवरीथिंग, कि ना तो हम ये जो इमेज, ये जो ऑथर ने हमारे सामने इमेज क्रिएट करी है, दिस यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, दिस यहाँ पे ये ऊपर क्रिएट करी इमेजेस के लिए यूज़ हुआ है, एंड फॉर एवरीथिंग यानी कि सारी चीज़ें। तो ऑथर बोल रहे हैं कि सिर्फ यही इमेज नहीं जो मैं बता रहा हूँ, बल्कि सारी इमेज, नेचर की जितनी भी इमेज है उन सब से हम क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। वी आर आउट ऑफ ट्यून, अब हमारे बीच में वो ट्यूनिंग, वो हारमोनी नहीं रही, हम लोग क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हम लोगों में डिसहारमोनी आ चुकी है। हम यानी कि इंसान और नेचर के बीच में अब वो कनेक्शन, पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा। तो बेसिकली ऑथर इस सेकंड पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, बेसिकली जो पोएट है वो हमको एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड से उन्होंने हमारे सामने एक पिक्चर डिस्क्राइब करी है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर मून और सी की अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रही है, वेव्स उठ रही हैं। ऑफ कोर्स एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट यू मस्ट नो, ज्योग्राफी स्टूडेंट के तौर पे आपको पता होगा कि सी और मून के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से क्या होती है, वेव्स उठती हैं। तो यही चीज़ जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या करी है, बहुत ही ब्यूटीफुली नेचर के तौर पे बताइए कि नेचर क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और किस तरह से सी और मून में क्या है, अट्रैक्शन है, और वो क्या करते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर, वेव्स उठाता है, जो क्या करती है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट करती है। और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से विंड्स जो होती हैं, जो हमेशा थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर क्या होती है, वॉयलेंट होती है, तेज़ तेज़ से बजती हैं, वो शाम होते ही क्या करती है, बहुत ही स्लिपिंगली, बहुत ही प्यार से, पीसफुली से सो जाती है, शांतिपूर्वक बंद हो